तो आज हम लोग एसक्यूएल पढ़ना शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने वी हैव सीन कि डेटाबेस कैसे लोड करते हैं डेटा से। आपने आई होप टेबल्स भी क्रिएट कर लिए होंगे और उनको पॉपुलेट भी कर लिया होगा। ओके, सो अब हम लोग कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेरीज करेंगे एंड देन हम डेटाबेस मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, टेबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया था कि डेटाबेस का हम किस लिए यूज़ करते हैं। डेटाबेस में हम अपने डेटाबेस को सेफली स्टोर करना चाहते हैं एंड ज़रूरत पड़ने पर हम चाहते हैं कि हम उसे कन्वीनियंटली रिट्रीव कर पाएँ। ओके, तो जैसा कि मैंने आरडीएमएस मॉडल में बताया था कि डेटा को कन्वीनियंटली रिट्रीव करने के लिए कॉड ने एक लैंग्वेज प्रपोज की जिसे हम रिलेशनल अलजेब्रा के नाम से जानते हैं, बट दैट वाज ए फॉर्मल लैंग्वेज, है ना। देन लेटर पीपल ऑल्सो प्रपोज सम मोर फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड देन जो आपका IBM ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था सिस्टम आर प्रोजेक्ट, उसमें दे केम अप विद ए लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेबल लैंग्वेज जिसकी मदद से आप डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। दैट वाज नाउन एज सीक्वेल और बाद में उसे एसक्यूएल नाम से जाना गया। ओके, सो एसक्यूएल से हम डेटाबेस में जो डेटा है उसे कन्वीनियंटली रिट्रीव कर सकते हैं एंड एसक्यूएल इज ए ANSI स्टैंडर्ड। ओके, यू शुड रिमेंबर एसक्यूएल इज ए ANSI स्टैंडर्ड और रिसेंट जो ANSI स्टैंडर्ड है वो आपका SQL 2016। ANSI ने कई सारे स्टैंडर्ड्स रिलीज किए हैं, आप विकिपीडिया पे उनकी लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड आया था वो उसका नाम था SQL 1986। देन उसके बाद कई सारे स्टैंडर्ड्स उन्होंने डिफाइन किए जिसमें कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड की, मॉडिफाई की, कुछ को हटा दिया एंड सो ऑन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। सो जब भी आपको डेटाबेस से कोई डेटा रिट्रीव करना है तो आपको एक एसक्यूएल क्वेरी इशू करना पड़ेगी और एसक्यूएल क्वेरी जो है उसकी एक फिक्स फॉर्मेट है, एक सिंटैक्स है जिसको फॉलो करते हुए आपको वो क्वेरी लिखना है। सो यू मे बी एबल टू सी दिस क्वेरी देयर। मैंने एक सिंटैक्स लिखी हुई है एसक्यूएल क्वेरी की। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, यू नीड टू राइट ए सेलेक्ट क्लॉज। ओके, सो आपकी जो एसक्यूएल क्वेरी है एक्चुअली इट विल हैव मल्टीपल क्लॉज। ओके, क्लॉज को आप बोल सकते हो इट इज ए काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट इज ए पार्ट ऑफ योर क्वेरी। ओके, सो सबसे पहला जो क्लॉज आपको एसक्यूएल में देखने को मिलेगा वो है सेलेक्ट क्लॉज और सेलेक्ट क्लॉज में हम एक्चुअली बताते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपको टेबल में से रिट्रीव करने हैं, व्हाट एट्रीब्यूट्स यू वांट टू रिट्रीव। ओके, सो आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करेंगे। पहले यू कैन सी हियर आई हैव रिटन देयर लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। सो या तो आप लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स देंगे जो टेबल में अवेलेबल हैं, जिन जिन को आप रिट्रीव करना चाहते हैं उनकी लिस्ट देंगे। सो दिस लिस्ट विल बी ए कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, वी विल सी आफ्टर मोमेंट। या फिर आपको अगर सारे एट्रीब्यूट्स चाहिए तो आप लिस्ट ना देते हुए सिंपली स्टार लिख देंगे। सो स्टार का मतलब है यू आर विलिंग टू गेट or willing to retrieve all the attributes from your table. Okay, we have seen one example of this star in previous class. Okay, then you can see that there are two more keywords are written, all और बीच में slash है, there is a slash between them, all or distinct. So if you want to remove the duplicate from the output, then you can use distinct keyword. If you want to retain the duplicates, you do not want to remove them, then you can use all. Okay, one thing you should remember, all is the default. So if you do not use distinct keyword, no duplicate will be removed because SQL considered all as the default. So आपको you do not need to specify all, it is taken by default by your database. Okay, if you omit distinct. So this is your select clause. So in select clause you specify whether you want to retrieve a specific set of attributes or all attributes. Okay, using star, all आप star से बताते हैं. Similarly, if you do not want to remove duplicate or you want to remove duplicate, you also need to specify that. Then
There is one more clause that is a part of your query that you can see here, from table list. So this is the second clause that is the part of your query. So this clause specifies the desired data will be retrieved from these set of tables. So in from clause you tell that my result will be need to be retrieved from these two tables. So I have already told you that relational algebra was a procedural. Similarly, somehow your SQL is also a kind of procedural. So it is actually a combination of declarative and procedural, both of them, but most of the time you need to tell the procedure. So you will tell from what tables this data will come. Okay, your desired data will come. So you need to provide either the name of the table, single table, if your data can be retrieved from the single table, or if your data requires multiple tables, then you need to provide a comma separated list. Okay, these symbols, ये जो symbols यहाँ पे हैं, these symbols are not there. I have just put them to demonstrate something, that these are the optional part or these are the compulsory part. So this is actually a compulsory part. You have to provide a list of the table. Okay, so these two clause are the important clause, and every table require, sorry, every query will have these two clause. All other clause are actually optional. Okay, we will see that, but both of these select and from clause are compulsory. You have to provide them. So this is the minimum part that you need to provide. Okay, so minimum you need to provide select clause in your table and from clause. So these are the compulsory clause. Okay, so these two clauses are compulsory, and rest of the clauses are optional. That means you can omit them if you do not require to use them, but if you need them you can use. So let's talk about where clause. Now where clause actually specify the condition on what type of records, or what the records should, what condition the records should satisfy. The records that you are going to retrieve may be required that they should satisfy certain condition. So if any condition is required to be imposed, then you can impose that condition in where clause. So where clause will have where keyword, then you need to provide a expression that will be composed of relational and logical operations. Okay, then there is one more clause that is called group by. So if you want to do some aggregation kind of stuff, or you want to retrieve aggregated data, then you may require group by clause. So if you want grouping, then you can specify group by clause, and with the group by clause you need to provide list of attributes on that grouping need to be done. Okay, जिन attributes पर आपको grouping करने की जरूरत है, आप वो attributes आपको बताना पड़ेंगे. Then if you want to specify certain conditions on group also, then you can use having clause. Okay, so having clause is used to specify the conditions on a group. तो आप हो सकता है आप चाहते हो कि एक कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले एग्रीगेशन रिजल्ट्स ही रिटर्न हो, then you can use having clause. So having clause will have a condition. Okay, having clause is optional. So having clause will only be used when group by is present. अगर group by clause use नहीं होगा तो having clause use नहीं होगा. So having clause will only come when group by clause is there. This is important and you should remember this fact. Then at last you can also use order by clause. So the role of order by clause is that it will help you to display the output of the results in some ordering. Either you may want that your results should be shown in increasing order of a certain value of certain column, or decreasing order,
of values of certain column. Okay, so in what way the ordering of the columns need to be done, you need to specify in the order clause, order by clause. So in order by clause, you need to provide here the list of attributes. At least one attribute you need to provide if this clause is being used, and you also need to tell whether ordering will be in ascending order or in descending order. So ASC stands for ascending, DESC stands for descending order. Okay, however it is optional, by default is ascending order. Okay, now you may be seeing that some numbers are written there. Here you can see that this is number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, 6, 7. So what these numbers are representing? So मैंने जानबूझ करके willingly I have written these numbers. So these numbers actually tell the order of execution of these clauses in the query. Okay, so you can see that from clause is having number 1. So that means whenever you are using these clauses in the query, this is the clause that first will be executed or will be followed or will be evaluated by database. So सबसे पहले from clause use होगा, execute होगा, and then you can see if where clause is there, then where clause will be applied. Condition in the where clause will be applied on the output that you have received from the from clause. Okay, then in number 3, if this clause is present, then this is the number 3 clause. That means first some from clause will be done. So the role of from clause is to combine the data actually. Okay, the role or the task of the from clause is to combine the data of 2 or more tables that you have provided. Then where clause selects the records that are satisfying the conditions that you have imported in the where clause. Then in third, grouping will be done on the output of these two clause. जब where clause के बाद जो output आपको मिलेगा उस पर grouping will be done if you have specified the grouping. After grouping, the condition will be applied on each of the groups. Okay, if this clause is present, and then when it is done, then if you are you have specified that duplicate need to be removed, then duplicate will be removed. If you have not used distinct, then this clause doesn't have any meaning. That means this will not be done. Okay, and after that, list of attributes will be considered. That means what attributes you want to retrieve. So this task will be done. That means attributes will be selected. The desired attributes that you have specified will be selected. So that means you can say that this clause works at the 6th place, and at finally and the last order records will be arranged using this clause. So order by clause सबसे बाद में execute होता है if it is there. So these numbers actually shows the ordering of the execution of the clauses if they are present. Okay, any doubt or any query? One thing you should remember, not all these clauses will be present in a query. Some clause may be absent from your query. Okay, now let's talk about something more. One thing, when we will do these queries, then you will see that there is correspondence in these clauses with some relational algebra operators also. So let me tell you, you will see later also, the from clause is actually used to combine the information in the list of tables that you have provided. So actually the from clause is the clause that does Cartesian product. Okay, so the from clause does Cartesian product. You should remember this. Then what is the role of where clause? Where clause is actually equivalent to your selection operator in relational algebra. जो सिग्मा वाला जो ऑपरेटर आपने पढ़ा था सिलेक्शन. सो सिलेक्शन में आप प्रेडिकेट स्पेसिफाई करते थे, तो वेयर क्लॉज इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द सिलेक्शन ऑपरेटर, और यू कैन से दैट इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिलेक्शन ऑपरेटर. ओके ओके, देन व्हाट इज सेलेक्ट क्लॉज? सेलेक्ट क्लॉज is actually the projection operator.
तो आपके जो प्रोजेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है, इट इज इक्वलेंट टू द प्रोजेक्शन ऑपरेटर। बाकी ग्रुप बाय आप जानते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है, कैलीग्राफिक जो आप इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम है कैलीग्राफिक में एक तो था हम केवल ग्रुपिंग कर रहे हैं, दूसरा अगर हम एग्रीगेशन ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं ग्रुपिंग करने के बाद। अगर ग्रुप पर कोई कंडीशन लगाना है तो कैलीग्राफिक ऑपरेटर आपको वहाँ कंडीशन तो सपोर्ट नहीं करता था, बट हियर हैविंग क्लॉज अलाउ यू टू डू दैट। Then these order by clause or yes, all these clause were not present in your relational algebra. So actually you can identify, you can find out that this clause is equivalent to your Cartesian product. You can say this clause is equivalent to your selection and this clause is somewhat equivalent to your projection. Okay, now जो आपका select clause है, in select clause you can use these ऑपरेटर्स, यू कैन डू एडिशन। आप जो कॉलम्स हैं उनमें एडिशन ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज सब्ट्रैक्शन, यू कैन यूज मल्टीप्लिकेशन, यू कैन यूज डिवीजन एंड यू कैन यूज मॉडुलो ऑल्सो। So these 5 operators, that means all these are actually arithmetic operators that can be used over the attributes that you have mentioned in select clause. Okay. Similarly, to form the conditions, SQL uses these operators. These are the relational operators that can be used to compare the columns. So where clause में आप ये operators इस्तेमाल कर सकते हैं, less than equal to, greater than equal to, and equal to, and this is not equal to. Okay. Then some logical operators are there. You can use and or not, and इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे. These are some other operators between and then in operator also there, like operator and so on. So these are some more operators that you have not seen in relational algebra, but these operators you have seen in relational algebra. Okay. These are your bitwise operators that you can use, but these operators are required rarely in day-to-day use. However, if you are writing some transactions or some code, then you may use these operators, you may require these operators, but in normal query you will not require these use of these operators. Okay, so let's come to the query part. Okay, so we have discussed this. So first we will talk about some examples of select clause. So let me log into my database. You can also do that. आप simultaneously आप practical कर सकते हैं. So you can also start your MySQL and start doing or start following what I am doing. So I have let's log into the MySQL. So I have completed the login, and now let's start using our database that we have created. So I have come to the database. Then let me show the tables that I am having. This is the. So first we will do some query on the instructor table. So I have already told you, if you want to see structure of a table, you can use DESC and then table name. So table name is instructor. Okay, so this is the structure of the table. Instructor table is having these 4 columns: ID, name, department name, and salary. Okay, so let's start with the select clause. So first let's see, as per this query, select the name of instructors from table. So suppose you are told that find out the name of all the instructors in the table. So आपको सारे instructors के नाम retrieve करना है, तो that query is very simple. Select name from instructor. इतना लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, एंटर कर देना है. So you will see the name of the instructors. So these are there are 50 instructors. Maybe जैसा मैंने बताया कि by default it doesn't remove the duplicates. By default MySQL
or SQL actually does not remove the duplicates. So if you want to remove any duplicate that is present, you can use distinct keyword here. Distinct. So let's see. Actually, all names are distinct, so no record have been removed. So in that case, अगर आप जैसे मान लीजिए sometimes you do not want to remove the duplicate, you want a duplicate actually, so you can use all. So in both, since this column does not have any duplicate, so answer of all these three is same. Okay. Now let's see. Let's retrieve the name of the departments in the same query. So DEPT underscore name. So see this output. So you are getting 50 outputs, 50 records. Why you are getting 50 records? Because there were total 50 records in the table. So from that table, all column, the value of the all values of the column have been retrieved. Whether so MySQL is not going to remove any kind of duplicate. You can see that all duplicates are present, and by default it uses all, है ना. So all लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इसी क्वेरी को all लगा के भी लिखेंगे, you will get the same output. Okay, nothing is going to change. But it is all sometimes desirable that we do not want to, we are not interested in duplicates. They are not meaningful, very much meaningful for us. So we can remove them with the help of distinct keyword. Okay, so you can see now all duplicates have been removed, and only 17 rows are being shown. So there are total distinct 17 departments जिसमें कोई ना कोई faculty है ना. How you can interpret the results of these this query? These are the only departments that have faculties. Okay. However, if suppose that I tell you that please give me the department names that are available in the university. अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लिस्ट दीजिए, सो यू कैन डू टू क्वेरीज. एक तो आप इंस्ट्रक्टर टेबल से डिपार्टमेंट नेम निकाल सकते हैं, दूसरा है यही काम हम सेम डिपार्टमेंट टेबल से भी कर सकते हैं. DEPARTMENT डिपार्टमेंट. नाउ कैन यू सी द डिफरेंस हियर? आई एम एबल टू गेट 20 डिपार्टमेंट नेम्स. ओके, नाउ इसमें डिस्टिंक्ट ऑल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. यू नो दैट दिस इज द प्राइमरी की इन द डिपार्टमेंट टेबल. ओके, सो देयर विल बी नो डुप्लीकेट. सो डुप्लीकेट हटाने की कोई जरूरत नहीं है. सो ऑल डिस्टिंक्ट, ऑल लगाइए या डिस्टिंक्ट लगाइए, यू विल गेट ऑलवेज द सेम रिजल्ट. नाउ यू कैन सी दैट देयर आर 20 डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंट टेबल सेज दैट देयर आर 20 डिपार्टमेंट्स. इंस्ट्रक्टर सेज दैट ओनली देयर आर 17 डिपार्टमेंट्स. सो अगर मैं आपसे कहूँ इफ़ यू गेट ए क्वेरी कि फाइंड आउट ऑल द डिपार्टमेंट्स, एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, सो व्हाट यू विल डू? आप इंस्ट्रक्टर टेबल पर क्वेरी लगाएंगे या डिपार्टमेंट टेबल पर लगाएंगे? बताइए जल्दी से. वाई? Actually your department table is actually created to store the information of all the departments in the university. ध्यान रखना. और इंस्ट्रक्टर टेबल में जो डिपार्टमेंट कॉलम है वो क्या मेंटेन, वो क्या कर रहा है? इट इज जस्ट शोइंग द डिपार्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्टर. सो अगर आप इंस्ट्रक्टर टेबल से डिपार्टमेंट कॉलम से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, देन यू आर गोइंग टू डू रॉन्ग, बिकॉज देयर मे बी सम डिपार्टमेंट्स दैट डू नॉट हैव एनी इंस्ट्रक्टर. Then those department names will not appear in the instructor table. Okay, because instructor table's main objective is to record the information about the instructor, not the department. So अगर आपसे कहा जाए कि यूनिवर्सिटी में अवेलेबल डिपार्टमेंट्स के नाम बताइए, तो आपको डिपार्टमेंट टेबल पर क्वेरी करना चाहिए, ना कि इंस्ट्रक्टर टेबल का डिपार्टमेंट कॉलम आप निकाल के दे दें. तो दूसरा केस जो है ना, इंस्ट्रक्टर टेबल पर आप सोचेंगे कि हमें यहाँ से डिपार्टमेंट नेम मिल जाएंगे, यू आर गोइंग टू डू रॉन्ग. ओके, हाँ ये हो सकता है कि अलग हर डिपार्टमेंट में एटलीस्ट एक इंस्ट्रक्टर है,
तो दोनों के आउटपुट सेम होंगे, देन आपको कोई इशू नहीं है. बट टेक्निकली यू शुड use department table for this query. So now you should be very careful while using a query. ठीक है, जब आप एक query कर रहे हैं, then you should carefully select the column, carefully select the tables from where you are going to get your data. Okay, selection of the wrong table may end up in wrong result. ठीक है, so ये आपको ध्यान रखना है. Now let's see, let's retrieve the salary, all the salaries. Oh sorry, I have forgot to change it also. Instructor. Okay, so there are 50 records. Now let's see, let's remove duplicates. What are the value of distinct salaries? Distinct salary. So all salary values are distinct. There is no duplication in salary value also. Okay, so let's see. अगर आपको if you want to see all the records, you can do like that. Select star from instructor. So this is, you can see all the records from the instructor table. Okay, now so in these queries we have not used any where clause. So now let's start doing queries using where clause also. अभी हम केवल दो ही clause इस्तेमाल कर रहे थे. You can see I was using select clause and from clause. Let's start with some queries with where clause, because here I was not retrieving any records on the basis of certain condition. So generally you want to retrieve, or you may require to retrieve records on the basis of certain queries or based on certain conditions. Okay, so let's see, find out the instructor's name and their salary from computer science department. Okay, so we can write the query, select name comma salary from instructor. So पहले तो इतना हो गया, इंस्ट्रक्टर नेम और सैलरी, लेकिन हमें सारे इंस्ट्रक्टर्स के नेम और सैलरी नहीं चाहिए. वी वांट स्पेसिफिक नेम सैलरी पेयर्स, एंड आवर कंडीशन इज दैट डिपार्टमेंट नेम शुड बी कंप्यूटर साइंस. सो आप लिखेंगे वेयर क्लॉज, वेयर DEPT अंडरस्कोर नेम इक्वल्स, सिंगल कोट में आप दे देंगे कंप्यूटर साइंस. कैसे लिखा हुआ है ध्यान रखना, डेटा का जब आप मेंशन कर रहे हैं तो एज इट इज आपको लिखना होगा जैसे डेटा मेंशन है. इफ यू राइट एनीथिंग दैट मे नॉट वर्क. सो आई एम जस्ट कॉपिंग टू अवॉइड द टाइपिंग एफर्ट. ओके, एंड देन सेमीकोलन. सो ध्यान रखना सेमीकोलन इज नेसेसरी. सो लेट्स सी. So these are the two instructors that belongs to computer science department and these are their salaries. So अगर आपको और भी columns retrieve करने हैं, you can also retrieve ID as well. Okay, so ये IDs हैं उनकी. नाउ सपोज आप चाहते हैं कि हमें आईडी नेम सैलरी ऑफ उन सभी इंस्ट्रक्टर्स की रिक्वायर्ड है जिनका डिपार्टमेंट या तो कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिस्टिक्स हो. तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक कंडीशन ऑलरेडी लगी हुई है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, एक कंडीशन और लगा देते हैं. और ध्यान रखना है DPT को रिपीट करना पड़ेगा. डिपार्टमेंट नेम ऐसा नहीं कर सकते क्या यहीं और लगा के आप स्टैटिस्टिक्स लिख दें. ठीक है, तो आपको डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू अगेन सिंगल कोट के अंदर वैल्यू मेंशन करना पड़ेगी. सो लेट मी कॉपी द वैल्यू फ्रॉम हियर. Okay, so now these are the answer of the query. These records, so these are the instructors that either belongs to the department of computer science or department of statistics. Okay, now one more thing, जैसा कि मैंने बताया था कि you can use certain arithmetic operations in select clause. So let's use them.
सो लेट्स सपोज दैट जनरली आपकी जो बुक की इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर दिस सैलरी इज एनुअल सैलरी एक्चुअली. सो लेट्स फाइंड आउट द मंथली सैलरी. ये डॉलर में एनुअल सैलरी है. सो मंथली सैलरी के लिए व्हाट आई विल डू, सैलरी डिवाइडेड बाय 12. सो दिस इज मंथली सैलरी ऑफ ईच ऑफ द इंस्ट्रक्टर. ओके, इस कॉलम को हम अलग नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये तो अभी नाम आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी, मंथली सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर. ठीक है. सो अब आपका जो 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 डिजायर्ड नाम था वो आपने दे दिया. ठीक है, मंथली सैलरी. सो नाउ आप देख सकते हैं पहले जब मैं क्वेरी कर रहा था तो आंसर क्या आया था, कॉलम का नाम सैलरी/12, सैलरी/12. दिस इज योर मंथली सैलरी. एंड लेट्स सपोज दैट कि somehow it was required that you are told that please find out the bonus of each of the instructors who has given 10% bonus. Let's say each of the instructor has been given 10% bonus. So what will be the value of bonus for each of the instructor, and you need to show their ID and name as also. So let's see, इसको मैं कॉलम को कर देता हूँ बोनस, एंड लेट्स से बोनस 10% है तो सैलरी स्टार 0.1. ओके, सो 10% बोनस हम सबको दे रहे हैं. सो बोनस की वैल्यू क्या होगी, लेट्स सी. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ बोनस दैट दे विल गेट. ठीक है, एनुअल सैलरी पर बोनस है. मंथली सैलरी पर बोनस देना है तो आपको फिर डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट लाइक दैट, सैलरी डिवाइड बाय 12, सॉरी, एंड लेट्स पुट ब्रैकेट देयर. सो पहले सैलरी का मंथली सैलरी कैलकुलेट होगी और फिर उस पर मंथली सैलरी पर अगर बोनस आप दे रहे हैं तो मंथली सैलरी पर बोनस आ जाएगा. Okay, so now you can see this is the bonus. Okay, so this is how you can do certain simple queries. So यहाँ पे हमने where clause यूज किया था. Any question, any doubt? Okay, so you should remember that SQL is not case sensitive, so you can change the cases of the letters of the SQL और कीवर्ड ऑफ the SQL. ध्यान रखना डेटा के लिए केस सेंसिटिव नहीं है आपकी MySQL और SQL इज नॉट केस सेंसिटिव फॉर इज केस सेंसिटिव फॉर डेटा बट इज नॉट केस सेंसिटिव फॉर कीवर्ड्स. सो अगर आप सेलेक्ट को कैपिटल में भी लिखेंगे चलेगा, देयर इज नो इशू. कॉलम्स में आप देख रहे हैं, कॉलम्स नेम्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो डेटा के लिए ये केस सेंसिटिव होती है, बाकी चीज़ों के लिए केस सेंसिटिव नहीं है. सो यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट. वी हैव डन दिस. एसक्यूएल में कौन से एसक्यूएल में? मुझे याद नहीं है, मैं बहुत पहले ओरेकल यूज़ करता था लेकिन 3-4 साल से मैंने ओरेकल यूज़ नहीं किया है. सो आप सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए. टेबल्स देखने के लिए तो याद है मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब आता था, हाँ, बट डेटाबेस के लिए मुझे याद नहीं है कैसे देखेंगे. नाउ अच्छा, so we have seen certain examples of where clause, so let's do some more examples. Now suppose that you want to find out the name of all those instructors whose salary is between a range. ठीक है, so select star from instructor where salary
लेट से 40,000 से 80,000 के बीच की रेंज में जो सैलरी है वो रिकॉर्ड्स आप निकालिए. सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80,000 एंड सैलरी इट्स लेस देन और उल्टा कर दिया मैंने. ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 करते हैं और लेस देन इक्वल टू 80,000. Okay, so you will get all the records of all those instructors who are having salary in this range. So there are 21 instructors that are having salary in this range. Okay, and you can do this same query using between and operator. There is one more operator that I have not told you, I have not introduced you. Between 80,000 and 40,000. Sorry, okay, I forgot to remove the name of the column. Salary. Between 80,000 and 40,000. Why it is not showing? Select a star from instructor where salary between. एक मिनट, मैंने उल्टा रेंज इस्तेमाल किया है क्या? ऐसा होना तो नहीं चाहिए. चलिए लेट्स सी. हाँ ठीक है, उल्टा मतलब उल्टा यूज नहीं कर सकते रेंज में. 40 और 80,000 के बीच में जो सैलरी है, तो द सेम सेट ऑफ रिकॉर्ड्स यू विल गेट फ्रॉम दिस ऑल्सो. बिटवीन और एंड ध्यान रखना है, बाउंड्री कंडीशंस इंक्लूड करता है. सो दैट मीन्स 40,000 सैलरी अगर है तो दैट विल ऑल्सो अपीयर देयर, और 80,000 भी है exactly, so those results will also appear. Now let's say एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं इसमें कि डिपार्टमेंट साथ में एंड डिपार्टमेंट नेम शुड बी स्टैटिस्टिक्स. So let me copy statistics from here. आप टाइप करना चाहे टाइप कर सकते हैं. Okay, so these are the instructors that are having statistics department's instructor that are having salary in this range. Okay, now जैसा कि मैंने बताया था कि sometimes your query may not be answered using single table. You may require that your data should be combined, or the data of 2 or more tables need to be combined. Okay, so let's do that sort of queries. So let's say let's retrieves the instructor's name and building name of their department. Okay, so now आप जानते हैं इंस्ट्रक्टर के नाम आपके इंस्ट्रक्टर टेबल में है, बट देयर बिल्डिंग नेम, उनके डिपार्टमेंट का बिल्डिंग नेम आपको डिपार्टमेंट टेबल में मिलेगा. सो वी नीड टू कंबाइन द डेटा फ्रॉम बोथ ऑफ द टेबल. ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेट मी राइट द क्वेरी फर्स्ट, देन सेलेक्ट. क्या चाहिए हमको? इंस्ट्रक्टर नेम कॉमा BUILD बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग फ्रॉम इंस्ट्रक्टर कॉमा डिपार्टमेंट कुछ कंडीशन लगाएं. लेट्स से वेयर let's say department DPT underscore name equals कंप्यूटर स्पेस है क्या बीच में? चलिए एक काम करते हैं, कंप्यूटर SC. ओके,
डिपार्टमेंट डॉट नहीं है ऐसा कोई भी। सो क्या है, सेलेक्ट नेम बिल्डिंग फ्रॉम इंस्ट्रक्टर कॉमा डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट डॉट, अच्छा कंप्यूटर साइंस में स्पेस नहीं होगा इसका मतलब, लेट्स सी नाउ, अभी भी नहीं है। अच्छा कोई और क्वेरी करता है। लेट्स सी फर्स्ट DESC DEPARTMENT, सो बिल्डिंग नेम डिपार्टमेंट बजट बिल्डिंग बजट। ओके, सो अभी हम एक काम करते हैं कि इंस्ट्रक्टर्स और उनकी बिल्डिंग नेम निकालते हैं। select instructors comma building, select name comma building from instructor comma department where department dot department name equal to छोड़ देते हैं। BUDGET बजट ग्रेटर देन 1 लाख। ठीक है, सो टोटल 1000 रिकॉर्ड्स आए हैं जिनका, ये जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनका बजट इतना है। ठीक है, अभी देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, लेट्स बी आई विल रिमूव दैट प्रॉब्लम। सो अभी हम बजट और निकाल लेते हैं, BUDGET बजट, दिस इज नाउ बजट भी आ गया। सो सब बजट जो है ना 1 लाख से ऊपर आ रहा है। ओके, so lot of records you are getting actually, why did it happening, because of कार्टिशियन प्रोडक्ट। आपको याद होगा कार्टिशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, बहुत सारे अननेसेसरी के रिकॉर्ड भी बनते हैं व्हेन यू डू कार्टिशियन प्रोडक्ट। जैसे मैंने कहा फ्रॉम क्लॉज में अगर आप मोर देन 1 टेबल मेंशन करेंगे देन फ्रॉम क्लॉज क्या करता है, जो टेबल्स हैं उनका कार्टिशियन प्रोडक्ट कर देता है। ओके, सो बिकॉज ऑफ कार्टिशियन प्रोडक्ट यू मे सी मैनी स्पूरियस रिजल्ट्स or many spurious or many records that are not showing any meaningful information। मैं एग्जाम्पल में आपको बता चुका हूँ बट स्टिल लेट्स सी हियर, अगर हम इसमें दोनों डिपार्टमेंट नेम शो करें देन यू विल बी एबल टू नो। इसमें हम डिपार्टमेंट और रिट्रीव कर लेते हैं, DE कोई सा भी डिपार्टमेंट निकाल लीजिए, इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम दे देते हैं, इंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग गलत हो गई शायद, INSTR इंस्ट्रक्टर कॉमा DPT_name कॉमा बजट। ठीक है, सेलेक्ट नेम बिल्डिंग इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट नेम बजट एंड सी। ओके, एक काम और करते हैं, थोड़ा सा इन रिकॉर्ड्स की संख्या को हम कम करने के लिए बजट की वैल्यू बढ़ा देते हैं। लेट्स मेक इट 5,650 और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सो दैट 7 कर देते हैं, 300। नाउ यू कैन सी दैट आप किसी भी इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट इसमें चेक कर सकते हैं क्या वो करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। सो डेल का डिपार्टमेंट साइबरनेटिक्स है, and what is this column, this is building name।
नाउ यू कैन सी दिस पर्सन, इसके सामने कितने बिल्डिंग नेम्स आ रहे हैं, वाई इट इज हैपनिंग। अगर आप साइबरनेटिक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग नेम पता करेंगे देन यू विल सी द डिफरेंट थिंग। नाउ लेट्स फाइंड आउट द साइबरनेटिक्स डिपार्टमेंट्स बिल्डिंग नेम। ठीक है, सो लेट्स सी, सेलेक्ट BUILD बिल्डिंग कॉमा बजट, दोनों निकाल लेते हैं। बजट पे आप देखिएगा BUDGET बजट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर DEPT अंडरस्कोर नेम इक्वल्स साइबरनेटिक्स। सेमीकोलन, you can see the department's building name is this one, but what you seeing कि डेल जो है इनके डिपार्टमेंट के एक जगह पे द आंसर इज सेइंग दैट डेल डिपार्टमेंट बिल्डिंग नेम इज थॉमसन, एट वन प्लेस बिल्डिंग नेम इज बीइंग सोन दिस, एट वन प्लेस दिस बिल्डिंग नेम इज बीइंग सोन एंड सो ऑन, है ना। एंड साइबरनेटिक्स बिल्डिंग के करस्पॉन्डिंग जो डिपार्टमेंट नेम आ रहा है, यू कैन सी दैट दीज वन आर देयर, बट एक्चुअली ओनली वन बिल्डिंग नेम इज देयर। सिमिलरली साइबरनेटिक्स के करस्पॉन्डिंग you can see these budget values, but correct budget value is this one, that means this one. So only one combination is correct, but you are seeing round of large number of wrong correspondence that have been created by this Cartesian product. ओके, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा हमने नेचुरल जॉइन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो नेचुरल जॉइन का कॉन्सेप्ट यहाँ काम आता है, या फिर जैसे रेशनल अलजेब्रा में आपने एक्सप्लिसिटली क्या किया था, जो कॉमन कॉलम था उनको इक्वेट किया था। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप कॉमन कॉलम को इक्वेट कर दें। तो जो आउटपुट हम निकाल रहे थे ना अभी यहाँ पर कि डिपार्टमेंट का जो बजट है 7 लाख से ऊपर हो, है ना, वो उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पहले आप यहाँ क्या करिए, एक काम और करेंगे, एंड ऑपरेटर लगाएंगे और फिर लिखेंगे DEPT सॉरी इंस्ट्रक्टर डॉट DEPT अंडरस्कोर नेम इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट DEPT अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये आपको अब करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो रॉन्ग रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहे थे इनको हमको अवॉइड करना है। और ये अवॉइड कैसे होगा कि आप करेक्ट जहाँ डिपार्टमेंट नेम मैच कर रहे हो इंस्ट्रक्टर्स के, उन्हीं रिकॉर्ड्स को कंसीडर करिए अपने सिलेक्शन में। ओके, सो नाउ यू विल सी द थिंग्स इन ए बेटर वे। ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स कम हो गए अननेसेसरी। पहले आप देख रहे थे कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 300, नाउ यू आर गेटिंग ओनली 14 रिकॉर्ड्स। ओके, सो नाउ यू आर सीइंग करेक्ट बिल्डिंग नेम। ये पर्सन हिज डिपार्टमेंट नेम जो है ना एथलेटिक्स है, एंड हिज डिपार्टमेंट्स बिल्डिंग नेम इज दिस वन। ठीक है, सो अब जब भी एथलेटिक्स डिपार्टमेंट नेम आएगा यू विल सी द सेम बिल्डिंग नेम। ओके, सो नाउ यू आर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट। इसी काम को हम नेचुरल जॉइन से कर सकते थे। जैसे आप देख रहे हैं ये क्वेरी आपकी बहुत लेंदी हो गई है, सो यू कैन डू दिस सेम टास्क यूजिंग नेचुरल जॉइन। सो नेचुरल जॉइन में आप यहाँ लिख देंगे नेचुरल जॉइन। ठीक है, नाउ यू गेट एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट, है ना। सो दिस इज हाउ नेचुरल जॉइन हेल्प्स यू। हालांकि ध्यान रखना है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि नेचुरल जॉइन आपके SQL के जो एक्सप्रेसिव पावर है उसे नहीं बढ़ा रहा है, बट इट इज़ मेकिंग क्वेरी राइटिंग मच कन्वीनियंट फॉर यू। आपको इतनी लेंदी क्वेरी नहीं लिखना पड़ेगी, क्योंकि ऐसी इतनी लंबी जब आप क्वेरी लिखेंगे देन उसमें हो सकता है एरर होने के चांसेस हो, और क्वेरी थोड़ी सी रीडेबल कम हो जाती है और उसको देख के आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। बट नाउ दिस क्वेरी लुक्स मोर कंसाइज एंड मोर रीडेबल। ओके, और टाइप में भी आपका एफर्ट जो है ना कम हो जाएगा। यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट नेम, अच्छा नेचुरल जॉइन लगा दिया है तो अब आप ये कन्फ्यूजन अब आपका ख़त्म हो जाएगा डॉट लगाने वाला। तो अब ये डॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड दिस डॉट। ठीक है, सो आज यहीं क्लोज करते हैं।
सो आई विल शेयर सम क्वेरीज विद यू। मैं कुछ टाइम मैं आई विल प्रिपेयर एक्सरसाइज सेट ऑफ क्वेरीज आपके लिए एक्सरसाइज बना करके मैं आपको शेयर करूँगा, सो दैट यू विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, सो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके।